देखो, केमिकल काइनेटिक्स में, और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में आप ये स्टडी करते हैं कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। फिजिबल मतलब वो रिएक्शन होगा कि नहीं, राइट। हम इतना स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में ये स्टडी करते हैं कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करेंगे कि अगर रिएक्शन हो रहा है तो वो किस रेट से हो रहा है, कितना स्पीड से हो रहा है, वो स्लो होगा या फास्ट होगा। हम टाइम की बात करते हैं, राइट। जब भी आप स्पीड की बात कर रहे हैं तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि हम टाइम पे फोकस करेंगे, कितना टाइम लगेगा रिएक्शन को होने में, राइट। हम थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी चेंज की बात करते थे। एनर्जी चेंज मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया, एंथैल्पी चेंज हो गया, राइट, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो गया। ये सब एनर्जी का डिस्कशन हमने थर्मोडायनेमिक्स में किया था। यहाँ पे हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनता है तो किस मैकेनिज्म के थ्रू बनता है। थर्मोडायनेमिक्स में आपका मेन टारगेट था स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, राइट। स्टेट फंक्शन ऑफ रिएक्शन, पाथ फंक्शन ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे आप रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करेंगे कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में तो जानना ही है, आपको ये भी जानना है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बना तो बीच में इंटरमीडिएट कौन सा बना। जबकि थर्मोडायनेमिक्स में हमारा टारगेट सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे रहता था। थर्मोडायनेमिक्स में आप सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करते थे, आप स्पॉन्टेनियस नेचर की बात करते थे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, राइट। यहाँ पे आप बात करेंगे जब हो रही है तो उसमें कैटालिस्ट का क्या रोल है और किस तरीके से कैटालिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। और एक्टिवेशन एनर्जी का थोड़ा सा आइडिया मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सब लिखने का जरूरत नहीं है, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा तो टेंशन लेना नहीं है। देखो, मेन है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, सबसे पहले एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन में आपको पता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सभी दिए गए हैं। स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे मान लीजिए आपके पास रिएक्टेंट भी अवेलेबल है और प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। ये ए नोट कॉन्सेंट्रेशन है, इसका बी नोट है, इसका सी नोट है, इसका डी नोट है। तो आपने देखा कि यार बहुत ज्यादा टाइम के बाद, t टेंड्स टू इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा टाइम के बाद ऐसा हो गया कि ए नोट में से ए एक्स चला गया, तो ये कितना जाएगा, बी नोट में से बी एक्स चला जाएगा। ये कितना बन जाएगा सर, सी नोट तो ऑलरेडी अवेलेबल है, सी एक्स बन चुका होगा, और ये डी नोट तो ऑलरेडी है और ये डी एक्स बन चुका होगा। ये सब बहुत टाइम के बाद कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी और डी के कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। अब सुनना ध्यान से, अब मैं क्या पूछने वाला हूं, आप ए को ध्यान से देखिए, सिर्फ ए को ध्यान से देखिए। आप बोलेंगे कि सर ए का कॉन्सेंट्रेशन पहले ए नोट था और बाद में ए नोट माइनस ए एक्स हो गया है, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अगर आपसे पूछा जाए कि ए के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कितना है तो आप बोलेंगे चेंज इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए। चेंज को डेल्टा ए से डिनोट करते हैं। सर चेंज होगा हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज होगा हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या था सर, फाइनल था ए नोट माइनस ए एक्स था, और इनिशियल क्या था सर, ए नोट था। तो ये कैंसिल हो गया, माइनस ए एक्स बच गया सर। इसका मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है माइनस ए एक्स है। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा था, तभी चेंज नेगेटिव आया। माइनस साइन इतना बता रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज होगा, रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगा। बट नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूँ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मतलब यहाँ पे लाइन में ही बोल दिया गया है कि डिक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया गया है कि ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो आप यहाँ पे सिर्फ ए एक्स बोलेंगे, राइट। समझ में आ रही बात। ऊपर आपने चेंज कैलकुलेट किया, चेंज आया माइनस ए एक्स, राइट। चेंज देख के आइडिया लगता है, चेंज का साइन देख के आइडिया लगता है कि इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा। बट क्योंकि हमें पता है कि रिएक्टेंट है, डिक्रीज ही होगा, तो डायरेक्टली स्टेटमेंट में पूछा है कि डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो आपका आंसर सिर्फ ए एक्स होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बोल चुका है कि डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, वो इलॉजिकल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एवरेज रेट, ये एवीजी जो है एवरेज है, एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज या डिसअपियरेंस ऑफ ए। देखो रिएक्टेंट डिसअपियर होते हैं और प्रोडक्ट अपीयर्स होते हैं। तो रिएक्टेंट के लिए आप डिक्रीज की बात करते हैं या डिसअपियरेंस की बात करते हैं, और प्रोडक्ट के लिए आप अपीयरेंस की बात करते हैं या फॉर्मेशन की बात करते हैं।
तो एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज या फिर डिसअपियरेंस ऑफ ए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहली बात तो डिसअपियरेंस है तो नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, माइनस आप बोलेंगे डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी क्यों बोला? कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि रेट की बात कर रहे हैं ना, रेट क्या होगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम होगा। ठीक है, माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि माइनस साइन क्यों लगाया? माइनस साइन ये बता रहा है कि जो रिएक्टेंट है वो डिसअपियर हो रहा है, राइट। नेक्स्ट जो है एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज या फिर डिसअपियरेंस ऑफ बी में क्या आएगा? उसमें आ जाएगा माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। ये तो रिएक्टेंट की कहानी हो गई। प्रोडक्ट के लिए आप इंक्रीज या अपीयरेंस की बात करेंगे, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन आएगा प्लस डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, राइट। और वहीं पे जो कैपिटल डी है उसके लिए आएगा प्लस डेल्टा डी डिवाइड बाय डेल्टा टी। सिंपल सी बात है, हमने रिएक्टेंट की डिसअपियरेंस और प्रोडक्ट की अपीयरेंस की बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कंप्लीट रिएक्शन के रेट की। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन का रेट कैसे लिखा जाता है? अगर वो रिएक्शन ये है तो ये सीख लो आप पहले कि रिएक्शन का रेट कैसे लिखते हैं। अब इस रिएक्शन का रेट कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनना। आप बोलेंगे कि सर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रिएक्टेंट जो है उसका माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ये होता है एवरेज रेट ए का। बट क्योंकि जो ए है उससे पहले स्मॉल ए मोल्स लिखा गया है तो आप ए मोल से डिवाइड करेंगे, पर मोल निकाला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, पर मोल। ये डेफिनेशन ही है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है? सुनना ध्यान से। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको तो नीचे लिख दो, और कैपिटल ए पहले था तो आप लिखेंगे डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, खत्म। इक्वल टू, माइनस साइन लगाना नहीं भूलेंगे। बी जो है उसके लिए लिखेंगे माइनस वन बाई बी डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, सिंपल। इक्वल टू, सब इक्वल होगा। कैपिटल सी तो प्लस में आएगा, प्लस वन बाय स्मॉल सी डेल्टा सी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू अगेन प्लस वन बाय स्मॉल डी डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। ये रेट लो है, इस तरीके से रेट लिखा जाता है एक केमिकल रिएक्शन का। अब इस पूरे रिएक्शन में आपको इतना पता चल गया बेटा कि ये जो इतना सा पार्ट है ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, और ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। तो किसी इंडिविजुअल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अपीयरेंस या डिसअपियरेंस भी पूछा जा सकता है और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन भी पूछा जा सकता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा शायद ना। और क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। रिएक्शन जो है क्लासिफिकेशन बहुत बहुत तरीके के होते हैं रिएक्शन के। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड की रिएक्शन जो है वो कितना टाइम ले रहा है कंप्लीट होने में। फास्ट हो गया, स्लो हो गया और मॉडरेट हो गया। फास्ट रिएक्शन आपको पता है पीपीटी वाली रिएक्शंस होती हैं, एसिड बेस्ड रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं। स्लो रिएक्शन कौन सी होती है? रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत स्लो रिएक्शन है, ये हमें पता है। तो इस चैप्टर में ना तो बहुत फास्ट रिएक्शन की बात करेंगे ना ही बहुत स्लो रिएक्शन की बात करेंगे, क्योंकि आपको तो रेट कैलकुलेट करना है ना, आपको तो टाइम निकालना है कितना टाइम लगता है रिएक्शन को कंप्लीट होने में। तो अगर बहुत ही कम टाइम लग रहा है तो मुश्किल है स्टडी करना, बहुत मुश्किल है स्टडी करना। और अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो इतना टाइम फ्री है नहीं हमारे पास। हम मॉडरेट रिएक्शन को स्टडी करेंगे जहां पे एक फाइनाइट टाइम लगता है। ठीक है, इस चैप्टर में हमारा कंसर्न रहेगा मॉडरेट रिएक्शंस पे। ठीक है, चलिए रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ और बातें सुनिएगा। सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होगा, बाय डिफॉल्ट ही क्लियर है। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है? सर रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो यूनिट होगा मोलैरिटी पर सेकंड।
या मोलैरिटी पर मिनट भी हो सकता है, टाइम का यूनिट कुछ भी हो सकता है। कॉन्सेंट्रेशन का तो आपको पता है, कॉन्सेंट्रेशन तो बाय डिफॉल्ट मोलैरिटी में यूज किया जाएगा। थर्ड, आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर बहुत ज्यादा है तो फास्ट रिएक्शन बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन अगर कम है तो उसको स्लो रिएक्शन बोल देंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन देख के आइडिया लग जाता है कि रिएक्शन स्लो है या फास्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है दो तरीके की होती है, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक टाइम इंटरवल में डिफाइन करते हैं हम लोग, एक टाइम इंटरवल में कि यार 5 से 10 मिनट के बीच में क्या रेट था। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे कि यार 5 मिनट पे जब रिएक्शन हुआ तो उसके 5 मिनट बाद में रेट क्या था, 6 मिनट पे क्या रेट था, 7 पे क्या रेट था। किसी पर्टिकुलर टाइम पे रेट पूछा जाए तो इंस्टेंटेनियस है, और अगर किसी टाइम इंटरवल में पूछा जाए तो वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, राइट। ज्यादा एक्यूरेट आपको रेट कहां से मिलता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से ज्यादा एक्यूरेट आंसर मिलता है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है एट एन इंस्टेंट डिफाइन करते हैं उसे हम, राइट। एक सिंपल सी बात, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत लिमिट के बारे में पढ़ चुके हैं, मैं अगर ऐसा लिखूं तो शायद मैं गलत नहीं लिख रहा हूं कि अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना उसका जो टाइम इंटरवल है उसमें टाइम इंटरवल डेल्टा टी, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम इंटरवल तो रहेगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में, अगर उस टाइम इंटरवल को टेंस टू जीरो कर दिया जाए, मतलब कम कर दिया जाए, एक पॉइंट पे लेके आ जाए, तो क्या वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को लिमिट लगा के डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर दिया जाए तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा, राइट। अल्टीमेटली डिफरेंस क्या है दोनों में, एक जगह टाइम इंटरवल से निकालते हैं, किसी जगह दूसरी जगह सिर्फ एक पॉइंट पे निकाला जाता है। चलिए ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, उसी से समझ आएगा। जैसे ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक ही रिएक्टेंट है, एक ही प्रोडक्ट है, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको मान लीजिए बोल दिया जाए कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, तो आप बोलेंगे कि सर ये होगा -1/a, डेल्टा a बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/b, डेल्टा b बाई डेल्टा टी। चलिए पहले तो इतना लिखना आना चाहिए। दूसरी बात, जैसे आपने लिखा -1/a डेल्टा a बाई डेल्टा टी, डेल्टा a का मतलब क्या है यार, डेल्टा a का मतलब है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या है, वो तो A2 माइनस A1 है, लिखिए वो तो A2 माइनस A1 होगा, और डेल्टा टी क्या होगा, T2 माइनस T1 होगा। ऐसे ही तो निकालते हैं, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया जाएगा टाइम इंटरवल से। यहाँ पे देखो ग्राफ में मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि T1 T2, T1 पे A1 कॉन्सेंट्रेशन है, T2 पे A2 कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि टाइम इंटरवल पे ही निकालते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो टाइम इंटरवल डिफाइन करना जरूरी था। बट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का सीन ऐसा नहीं है, वो तो एक पर्टिकुलर टाइम पे डिफाइन करते हैं। तो मान लो कि मैंने ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया, ऊपर भी ये ग्राफ था, ए रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया, और आपको पता है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होता है, इसलिए ऐसा डिक्रीजिंग वाला ग्राफ बना दिया। स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा था तो उसको ए नोट बोल सकते हैं, ये भी आप जानते हैं, इतना आप पढ़ चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो थोड़ा आइडिया है। यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आप बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको रेट निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, सबसे पहले तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में डिफरेंस क्या है। एवरेज रेट में आपने लिखा था -1/a डेल्टा a बाई डेल्टा टी, यहाँ पे आप लिखेंगे dA बाई dt, डेल्टा की जगह डी लिख देंगे, क्योंकि डेल्टा एक लार्ज डिफरेंस को दिखाता है और डी स्मॉल डिफरेंस को दिखाता है, बस यही तो है। इक्वल्स टू लिखेंगे, सॉरी वहां पे +1/b आएगा, ऊपर मैंने माइनस लिख दिया था, +1/b dB बाई dt, इतना ही डिफरेंस है, डेल्टा की जगह डी लिखना पड़ता है। ये मुझे बताइए कि यार इसका मीनिंग क्या होता है, dA बाई dt, क्या ये स्लोप नहीं है क्या, किसका, a और t का जो ग्राफ है उसका स्लोप होगा ये। तो आपको क्या करना है, इस ग्राफ का जिस भी टाइम पे आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, उस टाइम पे आप स्लोप निकालिए, स्लोप से आपको dA बाई dt मिल जाएगा,
और अगर आपको डी ए बाई डी टी मिल गया तो आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? आई थिंक यहां तक कुछ समझ आया होगा। हाँ, मैंने बी के लिए प्लस कर दिया बेटा, वो मैंने करेक्ट कर दिया। बी के लिए जो भी, अब बेटा रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होगा मोलैरिटी पर सेकंड या मोलैरिटी पर मिनट, जो भी है टाइम जिसमें भी होगा। पर मोल नहीं है बेटा, पर बेटा आपने बोला कि ये रेट ऑफ रिएक्शन, बेटा रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन ही है, रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन ये इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या चेंज इन कंसंट्रेशन आ रहा है पर यूनिट टाइम, वही डेफिनेशन है। बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। रिवर्सिबल रिएक्शन की कोई बात नहीं करेगा, हम इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ रहे हैं अभी सभी। मैंने कहीं रिवर्सिबल साइन नहीं लगाया। रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट है वो है मोलारिटी पर सेकंड। यार एक बार बताइए, रेट रेट जो है वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है, तो यूनिट तो आप भी निकाल सकते हैं ना उसका। बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे चैप्टर के लास्ट में करेंगे, मैं बोल तो रहा हूँ रिवर्सिबल रिएक्शन की भी बात करेंगे, बट बहुत ही स्पेसिफिक केस आएगा फिर वहां पे। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम सिर्फ इक्विलिब्रियम पे स्टडी कर सकते हैं और कहीं पे नहीं, तो वो भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, बट ज्यादातर डिस्कशन इरिवर्सिबल रिएक्शन का ही होगा। देखो यार सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में आपके पास 10 रुपीज था, लास्ट में आपके पास 5 रुपीज बचा, राइट? तो कोई आपको पूछेगा कि यार चेंज क्या है, आप बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, 5 - 10 -5 का चेंज है। माइनस ये बता रहा है कि आपको लॉस हुआ है। कोई आपसे पूछ ले कि चेंज मत बता, ये बता कितने का लॉस हुआ, आप बोलोगे 5 रुपए का लॉस हुआ, सिंपल। आप ये थोड़ी बोलेंगे -5। दूसरी बात, जिसने जो भी पूछ रहा है कि सर ये कॉन्सेंट्रेशन इसका कैसे किस तरीके से आएगा, बेटा देखो कॉन्सेंट्रेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है यार, मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में बता चुका हूं, ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ा रहा हूं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ये पहली बार पढ़ा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ये आप अब 12th में आ गए बेटा, हर बार ये नहीं बताया जाएगा कि -ax कैसे आया। ये देखो, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए है ना, एक्स क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड पर मोल। कैपिटल ए का कितना मोल दिया गया है, स्मॉल ए मोल दिया गया है, तो टोटल इसका कितना मोल डिसोसिएट होगा, इसका एक्स मोल डिसोसिएट होगा, इसका बी एक्स डिसोसिएट होगा, इसका सी एक्स बनेगा, इसका डी एक्स बनेगा। ये तो यार केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ ज्यादा अच्छे से पढ़ा था हमने शायद, ठीक है? आई होप ये क्लैरिटी मिल चुका है यहाँ पे। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो। चला जाए आगे। अच्छा, किसी ने डाउट पूछा था सर रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस के बारे में, द लास्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। हाँ बेटा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो ए का है वो पॉजिटिव आएगा। देखो जब ऑलरेडी बोल रहा है कि ए डिसअपियर हो रहा है, और ए डिसअपियर हो गया होगा, तो रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात करेंगे, प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करेंगे, और वो पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि बाय डिफॉल्ट रिएक्टेंट डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। मैंने कहीं पे कुछ साइन में प्रॉब्लम नहीं किया, राइट? क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, से आप ये सब साइन हटा दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ से माइनस हटाया, यहाँ से माइनस हटाया, अब ठीक है, राइट? चलिए एक, अच्छा एक काम कीजिए, मुझे इतना बताइए, ये यहाँ तक समझ में आया सबको? पहले तो बताओ।
आई थिंक समझ में आ गया वो, है ना? ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, यहीं पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। -1/a, डेल्टा ए का क्या मतलब था? चेंज इन ए। हाँ, चेंज इन ए कितना आया था? -a आया था, डिवाइड बाय डेल्टा टी। -a से ये a कैंसिल, माइनस भी गया, -1/b लिखा है यहाँ पे। डेल्टा बी क्या आया था? -bx आएगा, ये डेल्टा टी। -b से -b कैंसिल, ठीक है। ये सी से सी कैंसिल। अरे सब जगह एक्स बाई डी टी बच रहा है सिर्फ। तो ये जो पूरा है ये एक्स बाई डी टी के इक्वल भी तो होगा, सभी एक्स बाई डी टी के इक्वल होगा। अगर सिर्फ आपसे इतना पूछ लिया जाए, ध्यान से सुनना, आपसे सिर्फ पूछ लिया जाए कि डेल्टा ए बाय डेल्टा टी कितना होगा, तो इसको आप बोलेंगे सर ये आएगा, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी आएगा सर एक्स बाय डेल्टा टी इंटू ए उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए एक्स बाय डेल्टा टी बन जाएगा। ये बनेगा बी एक्स बाय डेल्टा टी, ये बनेगा सी एक्स बाय डेल्टा टी, ये बनेगा डी एक्स बाय डेल्टा टी। ऐसा बोला जा सकता है। सर अभी क्या किया? अभी क्या किया मतलब? एक्स बाय डेल्टा टी इंटू ए क्या किया? ये किसकी वैल्यू? एक्स बाय डेल्टा टी रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा। एक्स बाय डेल्टा टी इज रेट ऑफ रिएक्शन ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। नहीं सर, अभी जो लिखा ना आपने ए इंटू एक्स बाय डेल्टा टी, वो किसकी वैल्यू है? बेटा वो तो इसकी है, ये देख सर्कल बनाया यहाँ पे, डेल्टा ए ओके बाय सर। डेल्टा टी का ओके ये है, सर। डेल्टा बी बाय डेल्टा टी का वैल्यू ये है, सर्कल बना रखा है मैंने, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी का वैल्यू ये है। ठीक है, वो सब है उसके अलावा। हाँ ठीक है, मैं एग्जाम्पल पे जाने की बात कर रहा था। ये क्वेश्चन है आपके सामने, और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये कि यार जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप पहले कैसे लिखेंगे? सिंपल सी बातें लिखेंगे, -1/2 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू +1/3 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। इतना लिख दिया, 50% कम हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बी। इसका मतलब क्वेश्चन में दिया गया है डेल्टा बी बाय डेल्टा टी का वैल्यू दिया गया है जो कि है 0.108 बेटा। तो अगर डेल्टा बी बाय डेल्टा टी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। बिल्कुल सर, रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा 1/3 इंटू 0.108, सॉल्व कर लेंगे 0.036। तो दूसरा काम तो हो गया हमारा। पहले में पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, इसकी बात कर रहा है डेल्टा ए बाय डेल्टा टी की। तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, राइट? या फिर सीधी बात है यार, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल चुके हो ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल चुके हो तो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा 0.036 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो ये कितना हो जाएगा? 0.072 हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक कोई आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। So I have एक a सिंपल, doubt. हाँ बोल। So, तो जो इंस्टेंटेनियस आरओआर है उसमें स्लोप विद साइन होगा कि विदाउट साइन होगा? बेटा स्लोप जो है वो अगर पॉजिटिव आया तो ये मतलब देख, साइन के साथ तो निकालना ही है, बट पॉजिटिव आया तो ये क्लियर हो जाएगा तुझे कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव आया तो इंक्रीज हो रहा है, हाँ। नेगेटिव आया इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। जो ग्राफ मैंने बनाया उसका स्लोप नेगेटिव आएगा, ये तो क्लियर है यस। है ना? तो नेगेटिव मतलब क्योंकि उसमें कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो
स्लोप अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नेगेटिव है, तो आपको तो साइन के साथ ही निकालना है, साइन के साथ ही रखना है, बट साइन देख के आइडिया क्या लगेगा वो बता रहा हूँ, ठीक है। ओके हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, वो स्लोप की बात कर रहा हूं मैं, स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव क्या है। कोई आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पहला पॉइंट था मेरा। देखो मैंने लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेटर देन 0, कोई रेट ऑफ रिएक्शन को नेगेटिव नहीं बोलेगा, वो तो पॉजिटिव होना यार, स्पीड की बात कर रहे हैं ना, स्पीड थोड़ी नेगेटिव हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, मॉडरेट होगा। ओके सर, थैंक यू। ओके चलिए, एक क्वेश्चन है नेक्स्ट जो थोड़ा मैं स्टार्ट कर दूंगा, बाकी आप लोगों को करना है, होमवर्क समझ लेना इसे। पहले तो यार कि ये जो क्वेश्चन था इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे ये मैं सिखा देता हूँ एक और, आपको तो आइडिया लग जाएगा कि सर रेट ऑफ रिएक्शन इसका कैसे लिखेंगे। -1/2 डेल्टा N2O5 डिवाइड बाई डेल्टा T, 1/4 डेल्टा NO2 डिवाइड बाई डेल्टा T, एंड ये आ जाएगा डेल्टा O2 डिवाइड बाई डेल्टा T। इतनी कहानी तो हर कोई लिख सकता है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस इतना इन 4 सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा NO2 डिवाइड बाय डेल्टा T मैं निकाल सकता हूं, और वो आएगा 1.6 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 4, और ये आ गया 4 इंटू 10⁻³ मोलैरिटी पर सेकेंड। तो मिल गया ना यार, डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T मिल गया। अब ये मिल गया तो कुछ भी निकाल लो यार, कुछ भी पूछ लो, सब काम हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन तो हमें पता ही है, कुछ भी पूछ लो कैलकुलेट कर लेंगे, आप लोगों का काम है, ये आप लोगों का काम में निकालना। ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट में जैसा सी ऑप्शन है, बोल रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, ऑलरेडी बोल रहा है कि N2O5 डिसअपियर होगा, तो सिर्फ पॉजिटिव में बताना है आपको, मैग्नीट्यूड ही बताना है, साइन में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे बोला रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, पता है उसको कि NO2 बन रहा है, तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको पूरा आप लोग करेंगे, फिनिश आप करेंगे, स्टार्ट मैंने कर दिया। आई होप ये समझ में आ गया होगा, इतना टफ भी नहीं है। हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप चाहें तो भी ट्राई कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि ट्राई कर ही लो। अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन और टाइम में ग्राफ है, टाइम मिनट्स में दिया गया है। वो बोल रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया बिटवीन 5 to 10 मिनट्स एंड 10 to 20 मिनट्स। तो दो पार्ट है इसके, एक तो 5 to 10 मिनट्स में बताना है आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और 10 to 20 मिनट्स में बताना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। सिंपल सी बात है। 5 to 10 मिनट्स में क्या हो रहा है सर, 5 to 10 मिनट्स में कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है, 0.6 से 0.2, मतलब 0.6 से 0.4 आया, मतलब 0.2 का चेंज आया कितने में, 5 मिनट में। ये हो गया 5 से 10 का। 10 to 20 मिनट्स का आंसर क्या आएगा कि 10 to 20 में सर 0.4 से 0.2 जा रहा है, मतलब चेंज जा रहा है 0.2 का, डिवाइड बाय कितना, 10 मिनट्स में। हो गया आंसर। अल्टीमेटली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम भी तो निकालना है। हाँ यार मुझे पता नहीं तुम लोगों को टफ लग रहा है ये सब। ग्राफ की बात की किसी ने, ग्राफ की बात की, तो ये देखिए बेटा, ग्राफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ देख लीजिए आप, ठीक है। और जो भी बोल रहा है कि सर डेल्टा T टेंड्स टू इन्फिनिटी क्यों होता है, बेटा डेल्टा T टेंड्स टू इन्फिनिटी मत बोल, ऐसा बोल कि बहुत ज्यादा टाइम के बाद, ये मान ले, या फाइनाइट टाइम लिख दे यार, ठीक है। डेल्टा T टेंड्स टू इन्फिनिटी वहां पे कंसर्न नहीं है हमारा, डेल्टा T टेंड्स टू फाइनाइट टाइम भी बोल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपसे रेट पूछ लिया जाए, तो आप उसी टाइम पे उस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, और स्लोप आपको पता ही है कि क्या आइडिया देता है, और जैसे ही स्लोप आपको पता चल गया, मतलब आपको ये वाला डेटा पता चल गया, ये डेटा पता चल गया, मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए पता चल गया, तो इससे आपको रिएक्शन का रेट कैसे निकालना है आप जानते हैं। वैसे ही क्वेश्चन तो एक्चुअली हम कर रहे हैं अभी, राइट। ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे, ठीक है।
वो मैं भेजूंगा आज, उनको सोल्व करना है आप लोग। चलिए, लॉ ऑफ मास एक्शन, आई थिंक ये जानते हो ऑलरेडी, थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे। सुनना ध्यान से। ये केमिकल रिएक्शन आपके सामने लिखी गई है। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी ऑफ ए। रिएक्टेंट का एक्टिविटी की पावर एम। एम क्या है? एम और एन जो है, ये सब पावर है, ये एक्सपेरिमेंटली पता चलती है। ये एक्सपेरिमेंटली पता चलेगी, थ्योरेटिकली हम नहीं निकाल सकते। इनटू जितने भी रिएक्टेंट है सबकी एक्टिविटी लिखी जाएगी। रिएक्टेंट दो ही थे, ए और बी, तो ए का एक्टिविटी लिखा, बी का एक्टिविटी लिखा, और उनकी पावर एम एन जो भी है। मान ली 3 रिएक्टेंट होते तो एम एन ओ पी जो भी मर्जी है लिखते रहते। 2 ही रिएक्टेंट थे तो एम और एन लिखा। एम और एन आपको एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है। अब एक्टिविटी की क्या मतलब है यार? एक्टिविटी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि गैसेस में एक्टिविटी का मतलब है या तो कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर। एक्वस सॉल्यूशन के लिए एक्टिविटी होता है कॉन्सेंट्रेशन, और सॉलिड और लिक्विड का तो एक्टिविटी 1 होता है। ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना? तो मैं बहुत ही क्लियर बात कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे चैप्टर में कॉन्सेंट्रेशन की बात करने वाले हैं, तो मैंने एक्टिविटी को कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस कर दिया। कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर एम इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर एन। बहुत बढ़िया। और जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा के, जिसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। इसको रेट कांस्टेंट बोला जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? रेट कांस्टेंट इनटू ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन। जितने भी रिएक्टेंट है वो लिखेंगे और उनकी पावर एम एन ओ पी जो भी है लिखते रहेंगे। तो जैसे पहली बात तो के, ये भी एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। एम और एन ये तीनों आपको एक्सपेरिमेंटली पता चलेंगे, या आप खुद नहीं बता सकते रिएक्शन देख के। हाँ, जो एम है वो ए की पावर में है, तो ये जो एम है इसको आप बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। जो पावर है एम उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। जो एन है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। और सभी रिएक्टेंट के जो पावर है उनको ऐड कर लिया जाए। सभी रिएक्टेंट मतलब यहाँ पे 2 ही रिएक्टेंट है, तो सिर्फ एम प्लस एन को ही ऐड करेंगे। 3 रिएक्टेंट होते तो एम एन ओ तीनों को ऐड करते। सभी रिएक्टेंट की पावर को ऐड कर लिया जाए तो जो मिलता है उसे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और बाय डिफॉल्ट किसी रिएक्शन का ऑर्डर पूछ रहा है मतलब ओवरऑल ऑर्डर ही पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए, एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है के बारे में, रेट कांस्टेंट के बारे में, कि फॉर गिवन रिएक्शन इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेंपरेचर। ये बहुत अच्छे से जानते हैं आप ऑलरेडी। रेट कांस्टेंट है ना, सिर्फ टेंपरेचर पे डिपेंड करता है फॉर गिवन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को चेंज कर देंगे तो फिर के तो चेंज हो ही जाएगा ना, इसलिए लिखा फॉर गिवन रिएक्शन। के जो है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वही सब बातें जो एक्टिविटी के बारे में थी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक्टिविटी मतलब गैसेस के लिए ये होता है, सॉल्यूशन के लिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और सॉलिड और लिक्विड और सॉल्वेंट के लिए एक्टिविटी जो है वो एक्टिव मास जो है या एक्टिविटी जो है वो कांस्टेंट होता है। और वो क्योंकि कांस्टेंट है तो उसको, अगर एक्टिविटी कांस्टेंट है तो उसको रेट कांस्टेंट के साथ मर्ज कर देंगे। रेट कांस्टेंट के साथ उसको मर्ज कर देंगे मतलब उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसलिए बोलते हैं कि सॉलिड और लिक्विड और सॉल्वेंट, जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका एक्टिविटी हम यूनिटी मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक। जैसे मान लो, एक एग्जांपल भी दिया मैंने यहाँ पे जानबूझ के, कि यार जैसे मान लो ये था, इसमें 2 रिएक्टेंट थे, हमें सिर्फ रिएक्टेंट से मतलब है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो सी का, कार्बन का एक्टिविटी की पावर पी इंटू ऑक्सीजन का एक्टिविटी की पावर क्यू। पी और क्यू आपको पता है पी प्लस क्यू ऑर्डर होगा। अब यार ये कार्बन का एक्टिविटी, कार्बन तो सॉलिड है, इसका एक्टिविटी तो कांस्टेंट होगा, 1 होगा, हटा दो, भूल जाओ। सिर्फ किसका एक्टिविटी बचा? O2 का। तो फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन ये बच गया। और इससे आपको पता चल रहा है कि कोई आपसे पूछ ले कि यार इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, मैं बोल दूंगा इसका ऑर्डर है क्यू, खत्म। इसका ऑर्डर क्यू आएगा क्योंकि सॉलिड। देख, सबसे पहली बात तो कि ऐसा करो, ये जो क्वेश्चन है ना इसको ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कैसे लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू लिखते हैं कांस्टेंट इनटू, कार्बन तो सॉलिड है उसका एक्टिविटी 1 होता है, भूल जाओ। 1 की पावर 1 लिखने
सर वॉइस नहीं आ रहा आपका। जस्ट अ मिनट। आई थिंक ऑर्डर के बारे में बता चुका हूँ मैं, है ना? ऑर्डर तक क्लियर है आप सभी को? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर भी क्लियर हो गया। बेटा ऑर्डर मतलब जो रेट लो आप लिख रहे हैं, उस रेट लो में जो भी कंपाउंड्स इन्वॉल्व है उन कंपाउंड की पावर को ऐड कर देते हैं तो वही रेट, वही ऑर्डर होता है। ठीक है, अब इसमें कोई ऐसा हाई फाई लॉजिक नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखा गया के ए की पावर एम, बी की पावर एन, सी की पावर ओ, तो इसका ऑर्डर होगा एम प्लस एन प्लस ओ। ये पूरा एक्सप्रेशन जो लिखा इसको बोलते हैं रेट लो। ये कैसे पता चलता है? ये एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। खत्म हो गई बात। कोई आपसे एम क्या है, आप बोलेंगे ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है सर, एन क्या है बी के रिस्पेक्ट में, ओ क्या है सी के रिस्पेक्ट में, और एम प्लस एन प्लस ओ क्या है? ओवरऑल ऑर्डर है सर। ये ओवरऑल ऑर्डर है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यार। अब देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ज्यादा सीरियसली कोई नहीं लेगा इसको, जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुनेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करता है क्या? यार बिल्कुल करेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन ही ये होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन से तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा उसको, सिंपल सी बात। टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा कि? बिल्कुल, टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता उस बारे में। क्या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नेचर से फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट से फर्क पड़ जाता है यार, क्योंकि फिजिकल स्टेट अगर मान लो किसी का सॉलिड हो गया तो वो तो रेट लो में आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका एक्टिविटी 1 हो गया।
राइट। जो प्योर लिक्विड है उसका एक्टिविटी भी 1 हो गया, वो भी नहीं आएगा। हाँ, बट गैसेस आती है रेट लॉ में, क्योंकि उनके लिए प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन किया जा सकता है। और गैसेस के केस में रेट ज्यादा होता है कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। क्यों गैसेस के केस में रेट ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल जल्दी रिएक्ट करेंगे ना यार, फ्री है वो। गैसेस मॉलिक्यूल जल्दी रिएक्ट करेंगे तो वहां पे रेट ज्यादा होगा। नेक्स्ट है फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट। ऑफ कोर्स ध्यान से सुनना, अगर किसी मॉलिक्यूल जो छोटा पार्टिकल जो होता है ना, उस छोटे पार्टिकल का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। कोई भी बड़े पार्टिकल को अगर आप ग्राइंड कर देंगे, कोई भी बड़े पार्टिकल को ग्राइंड करते हैं, छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसा करने से सरफेस एरिया बढ़ता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। थर्ड है केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। केमिकल नेचर मतलब बॉन्ड, बॉन्ड से मतलब है कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, अगर रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे ही नहीं तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? और अगर प्रोडक्ट बना ही नहीं तो आप बोलेंगे यार रेट तो बहुत ही कम है इसका। इसका मतलब अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब उनका बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, क्योंकि फिर वो रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे ही नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे? या फिर किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ बॉन्ड बहुत ज्यादा है, तो आप सोचेंगे कि यार इतने सारे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत एनर्जी लगेगा, बहुत टाइम भी लगेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। बात करते हैं कैटलिस्ट की। फिर पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है। फिफ्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन। क्या मतलब है इसका? एक बहुत ही एक स्पेसिफिक रिएक्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, याद नहीं करना इसे। ये जो रिएक्शन लिखा है ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में नहीं होता। तो अगर ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो ही नहीं रहा तो बेसिक मीडियम में रेट लो लिखेंगे कैसे? जब रिएक्शन ही नहीं हो रहा तो रेट लो कैसे लिखेंगे? इसका मतलब रेट लो एसिडिक मीडियम में लिखा, बेसिक मीडियम में नहीं लिखा। इसका मतलब पीएच चेंज होने से रेट लो चेंज हो गया, उस रिएक्शन का रेट लो चेंज हो गया। कि अगर पीएच एसिडिक था तो रेट लो डिफाइन कर पा रहे थे, पीएच बेसिक था तो नहीं डिफाइन कर पा रहे थे, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हो रहा। तो पीएच पे भी फर्क पड़ता है, पीएच से भी रेट लो को फर्क पड़ता है। फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होता है आयनिक रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, है ना। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो वाटर के अंदर आयनिक रिएक्शन बहुत जल्दी होती है, आयन इजीली बनते हैं। इसीलिए लिखा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो रेट ऑफ आयनिक रिएक्शन ज्यादा होगा। फिर लिखा है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन एंड लाइट। आपको ये भी पता है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है जिनको, जो कंप्लीट होने के लिए, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिनको रेडिएशन की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है कंप्लीट होने के लिए। फोटोकेमिकल रिएक्शन, जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन HNU की प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है, राइट। कुछ केमिकल रिएक्शन है जहां पे लाइट की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं एक रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है, रिएक्शन के रेट लो को अफेक्ट कर रहा है। क्या प्रेशर से फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर भी तो एक्टिविटी होता है। गैसेस के लिए एक्टिविटी का मतलब भी प्रेशर है, तो एक्टिविटी से फर्क पड़ेगा मतलब प्रेशर से भी फर्क पड़ेगा। नाइन्थ, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो यार, जब रेट की बात कर रहे हैं तो हम स्पीड की बात करते हैं। अगर मान लो किसी कोई आयनिक रिएक्शन हो रही है, उस आयनिक रिएक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो फिर आयन स्पीड से मूव करेंगे। और अगर आयन स्पीड से मूव करेंगे तो रेट जो है वो ऑब्वियसली बात है डिस्टर्ब होगा। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से भी रेट जो है अफेक्ट होता है। ठीक है, आई थिंक जितने भी पॉइंट थे इन शॉर्ट अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक बार हम अब थोड़ा आगे चलते हैं। मैं इन जनरल एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ बेटा, nth ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। एक केमिकल रिएक्शन आप लोगों के सामने लिखी हुई है, A गिव्स P, रिएक्टेंट A है, उससे प्रोडक्ट P मिल रहा है। इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन को, इस रेट ऑफ रिएक्शन को आपसे पूछे, आप बोलेंगे सर ये होगा माइनस डेल्टा A बाय डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा T। आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, राइट।
यार समझ में तो आ रहा है तुम लोग को, समझ में तो आ रहा है ना बेटा। जानवी, ये कॉन्सर्न नहीं है बेटा हमारा यहाँ पे, क्यों रिएक्शन एसिडिक मीडियम में क्यों हो रहा है, बेसिक में नहीं हो रहा, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम मैं जिस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उसको नहीं समझ रहे, आप कहीं और ही जा रहे हैं। ये डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे कि सर ये एसिडिक मीडियम में क्यों हो रहा है, बेसिक में क्यों हो रहा है। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा है, ऐसा ऑब्जर्वेशन है, तो इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकलता है कि यार पीएच चेंज होने से भी रिएक्शन का नेचर चेंज होगा, तो रेट लो भी अफेक्ट होगा, उससे रेट ऑफ रिएक्शन भी अफेक्ट होगा। ऑफ कोर्स बेटा, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी रेट को चेंज करेगा, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है बेटा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पता है ना, वाटर है यार, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है, पढ़ाया था तो मैंने केमिकल बॉन्ड में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा आयन बनते हैं, और जब आयन बन जाएंगे तो केमिकल आयन की रिएक्शन भी अच्छा खासा होगा। बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीनिंग अगर नहीं पता तो उसके लिए 11th का तुझे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो उतना डिटेल में फिर आई कैन नॉट एक्सप्लेन ना। हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ जाके, केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट लेक्चर, वहां पे समझ में आएगा। चलिए, तो पहले तो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया ऐसे, इतना तो मुझे पता है कि रेट ऐसे लिखते हैं। दूसरी बात, हाँ सर आपने रेट लो बताया था, रेट लो ये बोलता है कि रिएक्शन का जो रेट होता है उसको K इंटू रिएक्टेंट की पावर, रिएक्टेंट तो A है, उसकी पावर कुछ लिखते हैं, तो क्योंकि nth ऑर्डर रिएक्शन है तो रिएक्टेंट की पावर n आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ऑलरेडी nth ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर n आ गया, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन समझ में आना जरूरी है कि यार ये एक्सप्रेशन सर ने लिख दिया, बहुत ही बड़ी एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में जो K है कांस्टेंट, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, उसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं बेटा, उसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोला जाता है। सॉरी, हाँ, उसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं, उसको वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, उसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोला जाता है, ये नाम है उसके के, ठीक है, ठीक है। चलिए जो भी है सर, एक बात तो पता चलती है यहाँ से कि ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है यहाँ पे, इस एक्सप्रेशन में मुझे रेट ऑफ रिएक्शन का के का अगर यूनिट निकालना है तो के का यूनिट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट डिवाइडेड बाय ए की पावर एन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन। तो सॉल्व किया तो पता चला कि के का यूनिट ये आएगा। अरे सर के का यूनिट तो एन पे डिपेंड कर रहा है, और एन तो ऑर्डर है रिएक्शन का, इसका मतलब अलग अलग ऑर्डर के लिए के का यूनिट अलग अलग आएगा। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि यार के का यूनिट देख के आइडिया लग जाएगा कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, बात सेम है, के का यूनिट देख के आइडिया लगेगा रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। अगर एन का वैल्यू 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, उस केस में यूनिट सेकंड इनवर्स आएगा। अगर एन का वैल्यू 0 है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, उस केस में यूनिट क्या आएगा दिख रहा है, एन का वैल्यू 2 है तो सेकंड ऑर्डर, 3 है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा, और यूनिट क्या आएगा आप निकाल सकते हैं आराम से। तो कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा कि इसका के जो है वो है 10 सेकंड इनवर्स, तो सेकंड इनवर्स देख के आइडिया लग गया कि यार ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो बोलेगा नहीं आपको कि फर्स्ट ऑर्डर है, यूनिट देख के आपको आइडिया लगा लेना है। एटलीस्ट इन तीनों का यूनिट तो याद होना ही चाहिए आपको, 0, 1 एंड 2 का, ये ऑर्डर तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। बात करेंगे, और आई होप ये इतना, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। चलिए कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन पहले ये समझो, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहली बात तो रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है। सर आपने तो बोला था ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटल है, उसको कैसे निकाल सकते हैं? बेटा एक्सपेरिमेंटल डेटा दिए गए हैं आपको, उन डेटा को यूज करके आप निकाल सकते हैं। एक केमिकल रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स P, तो उसने बोला कि अगर A का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, B का इतना है तो रेट इतना आया, इतना इतना है तो रेट इतना आया, और इतना इतना है तो रेट इतना आया। ठीक है चलो मान लेते हैं, मानेंगे क्या, मानना ही पड़ेगा। तो रेट लो कैसे लिखेंगे सर, के ए की पावर m इंटू बी की पावर n लिखेंगे, m और n ही तो निकालना है, m और n पता चल गया तो m प्लस n ही तो ऑर्डर है,
बट सर ये कैसे निकालें सर, ये 3 डेटा हमें दिए गए हैं 1, 2 एंड 3 बेटा। पहले वाला फर्स्ट इक्वेशन बनेगा 4 इंटू 10 की पावर -8, ये रेट था कब, जब ए का वैल्यू 0.1 था 0.1 लिखा, जब बी का वैल्यू 0.01 था 0.01 लिखा, एक रिएक्शन ही हो गई। ऐसे ही सेकंड डेटा को यूज करके सेकंड रिएक्शन बनाएंगे, थर्ड डेटा को यूज करके थर्ड रिएक्शन लिखेंगे। अरे यार 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है सर, 3 वेरिएबल कौन कौन से, के, एम और एन, 3 वेरिएबल। सोल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत आसान है। कैसे सर, अरे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करो, 1 को 2 से डिवाइड करोगे ये तो अपना काम खत्म कर देगा, ये से ये खत्म हो जाएगा, के से के खत्म हो जाएगा, एन का वैल्यू मिल जाएगा। अरे इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड करो, 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये 0.01 0.01 ये डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, वहां से आपको m का वैल्यू मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ n का वैल्यू आएगा 2 और m का वैल्यू आएगा -1, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, m प्लस n मतलब 2 - 1 1 हो गया, ओवरऑल ऑर्डर क्या है 1 आएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये बात पता चल गई, ठीक है। एक दूसरा शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका मैं, पहले तो ये समझ लो सर। हाँ एक मिनट बेटा, मैं कंप्लीट कर लूँ फिर मैं डाउट लेता हूँ ना। तो पहले तो ऑर्डर पता चल गया, दूसरा मान लो कि आपसे के का वैल्यू पूछ लिया जाए, तो आपके पास 3 रिएक्शन है ना, 1, 2 एंड 3, कोई भी रिएक्शन यूज कर लो, पहला रिएक्शन यूज कर लो। 4 इंटू 10 की पावर -8 इक्वल्स टू के निकालना है 0.1, m की पावर पता चल गई, m का वैल्यू पता चल गया 0.01, n का वैल्यू पता चल गया, तो यहाँ से k निकल जाएगा। तो k भी निकाल सकते हैं, मैं तो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। m पता चला, n पता चला, k पता चल गया, तीनों बातें पता चल गई। जो एक्सपेरिमेंटली निकालते थे k, m, n, वो तीनों पता चल गया क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया गया था। शॉर्टकट ध्यान से सुनना, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो और इतना मुझे बताओ कि यार थोड़ा बहुत स्मार्ट बनने की जरूरत है। इस डेटा को चेंज करो आप, तो पहले इसको 10 की पावर -8 में लेके आओ, क्योंकि फिर तीनों को कंपेयर करना आसान रहेगा। तो 10 की पावर -8 में कैसे आएगा ये 10 की पावर -8 में कैसे आएगा, ये आएगा 16 इंटू 10 की पावर -8। इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, हाँ ऐसा लिखा जा सकता है सर, लिखा जा सकता है। अब सुनो, पहले से जब दूसरे रिएक्शन में आप आए तो आपको शॉर्टकट कैसे यूज करना है वो देखो कि सर पहले और दूसरे में ये है कि ए का कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है सर, बी के कॉन्सेंट्रेशन को मैंने दुगना कर दिया तो रेट 4 से 16 4 गुना हो गया। अगर बी के कॉन्सेंट्रेशन को दुगना करने से रेट 4 गुना हो गया, इसका मतलब पक्का है सर कि बी की पावर 2 है सर, तभी तो बी को दुगना करने पर रेट 4 गुना होगा। ये पॉइंट यहां से क्लियर हो गया। पहले और तीसरे को कंपेयर करो, पहले और तीसरे में ये तो सेम है 0.01 0.01, यहां से यहां ए के कॉन्सेंट्रेशन को दुगना करने पे रेट आधा हो गया, ए के कॉन्सेंट्रेशन को दुगना करने पे रेट आधा हो गया, इसका मतलब ए की पावर -1 है सर, यहीं से खत्म हो गया। ऑब्जर्वेशन डेटा देख के ही आइडिया लग जाएगा कि यार इसको दुगना किया तो रेट दुगना हो गया मतलब पावर 1 है, कॉन्सेंट्रेशन दुगना करने से रेट 4 गुना हो गया मतलब पावर 2 है, कॉन्सेंट्रेशन दुगना करने से रेट अगर 8 गुना हो गया मतलब पावर 3 है। ये सब ऑब्जर्वेशन तो आप निकाल ही सकते हैं ना। हाँ कुछ पूछना था किसी को, जो पूछना था पूछो। बेटा ये बोलना बिल्कुल गलत है कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ये जो क्लासिफिकेशन है ये स्पीड के बेसिस पे नहीं है बेटा, स्पीड के बेसिस पे नहीं है। देखो एक सिंपल सी बात आप लोगों को मैं समझाने जा रहा हूँ आज। रेट यहाँ पे मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, मैंने लिखा के ए की पावर 2, मैंने लिखा बी की पावर 3। तो मुझे बताओ, सोच के बताओ, अरे ए को अगर दुगना कर दूंगा
तो रेट कितना गुना बढ़ेगा, आंसर बताओ। ए को दुगना कर दूंगा तो रेट कितना गुना बढ़ेगा, बताओ। 4 टाइम्स, सिंपल सी बात है, 4 टाइम्स ना। बट कंडीशन की बी सेम रहना चाहिए, वही तो देखा हमने डेटा। बी को दुगना कर दूंगा तो रेट कितना बढ़ेगा, 8 टाइम्स बढ़ेगा सर। अरे वही तो मैं बोल रहा था यार, वही तो डेटा हम देख रहे थे कि एक का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, एक फिक्स हो गया, तो रेट कितना गुना बढ़ा वो देख के आप ए की पावर डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि कम से कम एक का कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए, एक रिएक्टेंट का। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है तो फिर मतलब चेंज हो रहा मतलब डेटा में बोल रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे 0.1 यहाँ 0.2 था, तो यहाँ पे 0.1 के बाद 0.4 लिखा उसने, सही है। बट यहाँ पे 0.2 लिख देता तो यार ए का भी चेंज हो गया, बी का भी चेंज हो गया, लॉजिक नहीं लगा सकते सर जो आपने बताया वो, फिर तो इक्वेशन ही लिखना पड़ेगा, वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तरीका तो है ही सॉल्व करने का, बट अगर कोई एक का कॉन्सेंट्रेशन सेम रख के दूसरे का चेंज किया जाए तो उससे रेट का आइडिया थोड़ा आसानी से लग जाता है। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा, समझ तो आई गया होगा। सॉल्व करेंगे खुद आप लोग, होमवर्क है आप लोगों के लिए। ये तो क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट होमवर्क है, ये आप सॉल्व करेंगे। वही सब निकालना है, इसमें के निकालना है, ऑर्डर भी निकालना है जो ऊपर निकाला था हमने। यहाँ पे ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है। एक बढ़िया सी बात अगर देख के समझ आ रही है तो बताइए, पहले और दूसरे में देखो ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा गया है, बी के कॉन्सेंट्रेशन को दुगना किया तो रेट भी दुगना हो गया। इसका मतलब बी की पावर तो 1 आएगा, ये तो क्लियर हो गया है ना। बी की पावर 1 ही आएगा क्योंकि बी का कॉन्सेंट्रेशन दुगना किया तो रेट भी दुगना हो रहा है, तो बी की पावर तो 1 आएगा, राइट। समझ में आ गया ना, बी की पावर 1 है। ए की पावर निकालने के लिए इक्वेशन लिखना पड़ेगा बेटा, इक्वेशन लिखिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, जो भी है आप लोगों के भरोसे छोड़ रहा हूं मैं। 3 इक्वेशन देखो यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, तीनों इक्वेशन आपको पता ही है, तीनों को सॉल्व करेंगे जिस तरीके से भी करना है। 1 और 2 को डिवाइड करके, 2 और 3 को डिवाइड करके, जो भी है आप लोग कर लेंगे, बहुत आसान है, हो जाएगा। ठीक है, कर लेना, एम और एन जो भी मिलेगा मुझे बता देना। थर्ड, इसको देखो, एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार ये एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डेटा जो है अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। उसने बोला रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज 36 ग्राम पर मिनट। आपको पता है कि यार रेट तो कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है, मिनट हो या सेकंड हो फर्क नहीं पड़ता, बट ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो ग्राम है सर, ये तो वेट है। अरे मोल भी होता तो भी चलता यार, क्योंकि पूरे कंटेनर का वॉल्यूम तो सेम ही है, तो मोल्स मोल्स पर यूनिट टाइम भी चलेगा, रेट वो भी चलेगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 जो है दिया गया है 36 ग्राम पर मिनट दिया गया है, और आपसे पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। ऑब्वियस सी बात है, H2O का रेट भी पूछेगा तो इसी यूनिट में पूछ रहा होगा, ग्राम पर मिनट में पूछेगा, जिसमें दिया गया उसी में पूछेगा। पहले तो ये कि उस रेट को कन्वर्ट करो मोल पर मिनट में। सर कॉन्सेंट्रेशन पर मिनट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम नहीं है तो एटलीस्ट मोल पर मिनट में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सर। क्योंकि O2 का फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं 36 ग्राम, तो O2 के मोलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 1.125 मोल पर मिनट बेटा, मिल गया, मिल गया हमें। फिर आप क्या करेंगे, रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये जो कि आपको पता ही है। और आपसे पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 H2O पूछा है, सॉरी, तो आप ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, इतना पार्ट कि सर हमें O2 के बारे में तो जानकारी है, हमें H2O के बारे में निकालना है, तो इतना पार्ट फिर से लिखा मैंने, ये हमें पता था, ये हमें निकालना है, तो ये मिल गया हमें पूरा। बट ये जो मिला बेटा किस में मिला, मोल पर मिनट में मिला। क्वेश्चन में ग्राम पर मिनट में दिया गया था, तो ग्राम पर मिनट में निकालना है, तो अब मोल से ग्राम निकालना है तो मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके, अरे H2O के यार, क्योंकि H2O का निकाल रहे हैं हम, तो H2O का 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर है। ऐसे ही बाकी भी आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, आप लोग का काम है ये, बाकी सॉल्व करेंगे।
ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, पीडीएफ भेज दूंगा, टेंशन लेना नहीं है। ये भी आपका होमवर्क है, होमवर्क है, सब होमवर्क है, सब ये तीनों होमवर्क है। 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, ठीक है, सॉल्व करना आराम से। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। देखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात की थी सर। सर आपने बोला था टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो होता है स्लो होता है, फास्ट होता है, मॉडरेट होता है। बेटा वो था स्पीड के बेसिस पे, है ना। एक और क्लासिफिकेशन होता है एलिमेंट्री, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। 2 तरीके की रिएक्शन होती है, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है सर। एलिमेंट्री रिएक्शन को सिंपल रिएक्शन भी बोलते हैं। सर क्या मतलब है सिंपल रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन का? बेटा इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए। जो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है, जो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है, वो सिंपल रिएक्शन है, वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। जो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है वो सिंपल रिएक्शन है, वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। मतलब एक ही स्टेप में, मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सर रिएक्टेंट का टूटना और रिएक्टेंट का फॉर्मेशन दोनों साथ में हो रहा है। क्योंकि मान लो पहले रिएक्टेंट अगर टूटता तो आप बोलते कि सर पहले रिएक्टेंट टूट गया तो इंटरमीडिएट बन गया और अब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये तो बीच में ब्रेक हो गया कि यार पहले रिएक्टेंट ने इंटरमीडिएट बनाया और फिर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये तो 2 स्टेप हो गई सर। बट एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है वो एक ही स्टेप में होता है। उसके अंदर बॉन्ड टूटने का और बॉन्ड के बनने का जो फॉर्मेशन, बॉन्ड जो टूट, एक बॉन्ड टूट रहा है, साइमल्टेनियसली बॉन्ड बन भी रहा है, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है, ठीक। एक टर्म के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी अगर डिफाइन करना है, इसका मतलब उस केमिकल रिएक्शन में कितने कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, वो उसका मॉलिक्यूलैरिटी होगा। जैसे ये रिएक्शन है, पहले इसमें N2O4 से 2NO2 मिल रहा है। सिर्फ रिएक्टेंट को देखेंगे, कितना रिएक्टेंट था सर? एक मॉलिक्यूल था रिएक्टेंट का, इसका मतलब ये यूनिमोलिक्यूलर है, इसका मॉलिक्यूलैरिटी 1 है। सेकंड में 2 रिएक्टेंट थे सर, दोनों का एक एक मॉलिक्यूल था, तो बाय मॉलिक्यूलर हो गया। तीसरे में सर 2 अलग अलग तरीके के रिएक्टेंट थे, बट 2 मॉलिक्यूल तो NO के थे और 1 मॉलिक्यूल O2 का था, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं सर? टोटल 3 मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं, 2 तो NO के और 1 O2 का, तो ये ट्राई मॉलिक्यूलर हो गया सर। सिंपल सी बात है। और जब मैं बात कर रहा हूँ तो मॉलिक्यूलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, जो भी है चलता रहेगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, जितनी भी रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हमें नेचर में बहुत ही कम मिलती है, ज्यादातर यूनिमोलिकुलर बायोमोलिकुलर ही मिलती है। ऐसा क्यों सर? ट्राई मॉलिक्यूलर बहुत कम मिलती है। अरे टेट्रा मॉलिक्यूलर तो मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती सर? टेट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब है 4 मॉलिक्यूल एक साथ कोलिजन करें, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। 4 मॉलिक्यूल का साइमल्टेनियसली कोलिजन करना एक साथ थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है सर, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। 2 मॉलिक्यूल का आपस में कोलिजन करना, उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन ज्यादा मिलती है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन ज्यादा मिलती है। बट ट्राई मॉलिक्यूलर और टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन जनरली हमें बहुत ही कम मिलती है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है कोलिजन का बहुत कम होता है। मैं तो बोल सकता हूँ टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती नहीं है, मतलब मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, मॉलिक्यूलैरिटी का वैल्यू 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल एक साथ आके कोलिजन कर ही नहीं सकते, वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। ऐसा ध्यान रखिए आप। एक बहुत ही बढ़िया बात बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक ऑर्डर जो है रिएक्शन का, वो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, थ्योरेटिकली भी आप बता सकते हैं सिर्फ एक केस में।
जब रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन है। ध्यान से सुनना, सिंपल रिएक्शन के लिए या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है 2a + 3b गिव्स प्रोडक्ट, तो इस एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लो कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू k, आप बोलेंगे a की पावर 2 इंटू b की पावर 3। सर ये 2 और 3 क्यों लिखा सर? यहाँ तो m और n लिखना चाहिए था ना बेटा। m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 3 होगा अगर रिएक्शन सिंपल है। तो कॉम्प्लेक्स होता तो सर, कॉम्प्लेक्स होता तो मैं सीधी सीधी बात है मैं लिख देता a की पावर m और b की पावर n लिख देता। एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन के लिए जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही पावर में लिखा जाता है, और अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सभी को ऐड कर देंगे तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वही मॉलिक्यूलरिटी होगा सिंपल रिएक्शन के लिए। इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना है? 5 है सर। क्यों? क्योंकि 2 तो ए के मॉलिक्यूल और 3 बी के मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, और ऑर्डर भी 5 ही है सर इसका। तो सिंपल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम आया, और वो किसके इक्वल आया? वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देख के आइडिया लगाया मैंने। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? हाँ, कोलिजन बेटा यूनिमोलिकुलर कोलिजन नहीं होता, वो डिसोसिएशन होता है फिर, है ना। एक मॉलिक्यूल खुद के साथ कोलिजन, उसका मीनिंग नहीं है, डिसोसिएशन होगा, यूनिमोलिकुलर डिसोसिएशन होगा, कोलिजन नहीं है वहां पे। ठीक है क्रिश, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये तो थी एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन की। ध्यान से सुनना, m और n की जगह स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तभी लिखेंगे जब एलिमेंट्री रिएक्शन है या सिंगल या सिंपल रिएक्शन है, जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं है उसने। अगर उसने बोला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो रिएक्टेंट की पावर m और n ही लिखेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मत लिख देना, ये गलती कर देते हैं स्टूडेंट। मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर लेता हूं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को मल्टी स्टेप रिएक्शन भी बोलते हैं। पहली बात तो ये कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में एक से ज्यादा स्टेप लगेगा, नाम से पता चल रहा है। एक ही स्टेप में होगा तो सिंपल है, एक से ज्यादा हो रहा है तो मल्टी स्टेप है। अगर एक से ज्यादा लग रहा है इसका मतलब सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट बन रहा है सर, कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट बन जरूर रहा है, ये बात तो क्लियर है ना। क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर एक स्टेप में नहीं बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो बीच में कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट बन रहा होगा, इसी बात है। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, जैसे कि NO2 + कार्बन मोनोऑक्साइड उससे NO + CO2, ये केमिकल रिएक्शन है। एक्चुअली में ये केमिकल रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ। कैसे पता चलेगा सर ये कॉम्प्लेक्स या सिंपल है? बेटा ये तो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, और ये बताया जाता है आपको क्वेश्चन में। ठीक है सर, ये कॉम्प्लेक्स है तो, अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये एक स्टेप में नहीं हुआ, ये रिएक्शन कम से कम 2 स्टेप में तो हुआ होगा, 2 3 4 5 जो भी, कम से कम 2 स्टेप तो हो गया होगा। तो इसके स्टेप्स क्या क्या है वो भी आपको बताई जाएंगे कि 2 स्टेप में होता है। पहले NO2 जो है दूसरे NO2 के साथ रिएक्शन करके NO3 + NO बनाता है, और दूसरे स्टेप में फिर जो NO3 बनता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके NO2 + CO2 बनाता है। सर इंटरमीडिएट क्या हो गया? ये NO3 इंटरमीडिएट है, साफ पता चल रहा है NO3 इंटरमीडिएट। मोर देन 1 स्टेप मतलब एक से ज्यादा स्टेप होगा, 2 3 4 5 इतना भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते। अरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है वो एक स्टेप में हो ही नहीं रहा, वो तो एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अपने आप में, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अपने आप में 2 एलिमेंट्री रिएक्शन है? हाँ, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अपने आप में 2 एलिमेंट्री रिएक्शन है या 2 सिंपल रिएक्शन है। तो इंडिविजुअली हर एक स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन किया जा सकता है। आप ये बोल सकते हैं कि सर पहले स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी 2 है, दूसरे स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी 2 है, ऐसा बोल सकते हैं।
बट ओवरऑल रिएक्शन जो है ये, इसका मॉलिक्युलरिटी कितना होगा सर, नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन देख के नहीं बता, डिफाइन ही नहीं होता। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितने भी स्टेप है, हर एक स्टेप का इंडिविजुअल मॉलिक्युलरिटी डिफाइन किया जा सकता है। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते। आया क्या कुछ समझ में? बेटा इंटरमीडिएट मतलब ये बताऊंगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। भी आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है बेटा, वो प्रोडक्ट थोड़ी होता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो बताया था ना यार, सब पढ़ा तो चुका हूं मैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था, हेलोजन निकल गया तो कार्बोकेटाइन बन गया, वो इंटरमीडिएट है। अब उससे प्रोडक्ट बनेगा। अरे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में कुछ तो बनता होगा, जो बनता है वही इंटरमीडिएट है। ठीक है, आई होप ये यहाँ तक ठीक है। ट्राई मॉलिक्यूलर मतलब 3 मॉलिक्यूल एक साथ आए। बेटा 3 मॉलिक्यूल के एक साथ आके कोलिजन करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है आपस में। मॉलिक्यूल बल्कि भी हो सकते हैं, बल्कि मॉलिक्यूल तीनों आपस में आके कोलिजन करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। 4 मॉलिक्यूल आके कोलिजन करेंगे तो और भी कम प्रोबेबिलिटी है सर। तो जितने कम मॉलिक्यूल होंगे उतना कोलिजन आसानी से होगा ना, इसलिए ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का चांसेस कम होते हैं। ठीक है, एक बहुत ही एक कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर की बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं। देखो मॉलिक्यूलैरिटी जो है, सबसे पहली बात मॉलिक्यूलैरिटी होता है कि कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक केमिकल रिएक्शन में। और ऑर्डर जो होता है बेटा, वो पता चलता है एक्सपेरिमेंटली कि सर रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल्स टू कुछ तो लिखते हैं, और उसकी जो पावर में एम और एन होता है वो ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है सर सम ऑफ द पावर, ऐसा बोल सकते हैं। और मॉलिक्यूलरिटी क्या है सर? ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक? सर मॉलिक्यूलरिटी हमेशा इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। बट रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है, राइट? ऑर्डर पता चलता है रेट एक्सप्रेशन से। यार रेट का जो एक्सप्रेशन है, रेट लो जो है, रेट लो से पता चलता है, रेट लो देख के ऑर्डर का पता चलता है। और मॉलिक्यूलरिटी पता कैसे चलता है? मॉलिक्यूलरिटी पता चलता है रिएक्शन को देख के। एक रिएक्शन लिखा हुआ है, उसको देख के बताएंगे कि इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा। ठीक है, ये ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बेटा, एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। और ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, देख के पता लगाया जा सकता है। जो रेट है, जो ऑर्डर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, या जो ऑर्डर है बेटा, जो रिएक्शन का ऑर्डर है, वो प्रेशर, टेम्परेचर, इस पे डिपेंड करता है। बट मॉलिक्यूलरिटी को प्रेशर और टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट होता है। तो कुछ पॉइंट्स है जो मैंने मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बारे में बताया, एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा। मॉलिक्यूलरिटी मतलब कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। ऑर्डर का मतलब कुछ और होता है, वो रेट लो देख के बताया जाता है। मॉलिक्यूलरिटी पॉजिटिव होगा, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन देख के बताया जाता है, ऑर्डर जो है वो रेट लो देख के बताया जाता है। जो ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटल है, मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल होता है। मॉलिक्यूलरिटी को प्रेशर और टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता, बट ऑर्डर को फर्क पड़ता है। ठीक है, क्या यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, मान सकता हूँ कि यहाँ तक समझ आया सबको। ठीक है,
ठीक है ठीक है, चलो देखो आगे चल रहे हैं। बेटा जो रेट है वो ऑर्डर पे डिपेंड करता है, मॉलिक्युलैरिटी पे नहीं। बट ऐसा बोलना गलत है कि रेट मॉलिक्यूलर देख, लेकिन एक बात आपको पता है ना कि जो रेट है वो ऑर्डर पे डिपेंड करता है, बट हमें ये पता है कि सर ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी भी कभी कभी सेम होता है, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन के लिए तो ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी सेम होता है ना। तो ये बोलना तो गलत है कि सर रेट मॉलिक्युलैरिटी पे डिपेंड नहीं करता, करता है, एलिमेंट्री स्टेप के लिए तो कर ही रहा है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में 5 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं तो वो पेंटामॉलिक्यूलर होगा, बिल्कुल बात सही है। बट पेंटामॉलिक्यूलर रिएक्शन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती बेटा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 5 मॉलिक्यूल एक साथ साथ में आए और कोलिजन करें। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है उसकी, ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, मेरी बात सुनेंगे, सुन ही रहते आप लोग तब से। देखो बेटा, एक सिंपल सा रिएक्शन है A+2B गिव्स C। मैंने बोला कि T इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर है, इसका 3 मोलर है, C तो कुछ नहीं है। मैं थोड़े टाइम बाद बात कर रहा हूँ। अच्छा, डेटा दिया गया है, K का वैल्यू भी दिया गया है इस क्वेश्चन में, 0.2 मोलैरिटी -2 सेकेंड इनवर्स। यूनिट देख के आइडिया लगाना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, आइडिया नहीं भी लगा तो एटलीस्ट इतना तो आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन में पूछ ये रहा है आपसे कि फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एट T इक्वल टू 0 एंड T इक्वल टू T। तो सर अगर T इक्वल टू 0 पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आप बोलेंगे नहीं क्या कि सर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K A की पावर 1 इंटू B की पावर 2। ये सिंपल रिएक्शन लिखा हुआ है, चलो ये बोलना जरूरी है, क्योंकि अगर ये सिंपल रिएक्शन नहीं बोलता तो A की पावर 1 B की पावर 2 आप नहीं लिखते। ये सिंपल रिएक्शन है, A की पावर 1 B की पावर 2 लिखा आपने। A का वैल्यू कितना है 0.2 है, A का वैल्यू कितना है 2 है, B का वैल्यू 3 का स्क्वायर। खत्म हो गई बात, बात खत्म हो गई। हाँ, इतना आएगा, सोल्व करेंगे तो कुछ तो आंसर आ जाएगा, जो भी है देख लेंगे। हाँ, T इक्वल टू 0 पे बेटा, ये T इक्वल टू 0 पे है। ठीक, T इक्वल टू T पे निकालने के लिए एक डेटा मिसिंग है, वो देना पड़ेगा। वो मैं बोल रहा हूँ कि C का कॉन्सेंट्रेशन 1 है, T इक्वल टू T पे C का कॉन्सेंट्रेशन 1 है, ये भी दिया गया है। अब तो आसान हो गया सर कि A का कॉन्सेंट्रेशन होगा 2 - x होगा, B का होगा 3 - 2x और C का होगा x होगा। तो x तो आपने 1 बोल दिया सर, मतलब x इक्वल टू 1 हो गया। अरे x इक्वल टू 1 हो गया तो काम इजी हो गया सर। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे सर? रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे k मतलब 0.2 इंटू 2 - x की पावर 1 इंटू 3 - 2x की पावर 2। x का वैल्यू पता ही है, काम हमारा हो गया, सिंपल सी बात है। हाँ, x का वैल्यू क्योंकि 1 है तो आंसर आ जाएगा 0.2। ठीक, ये भी क्वेश्चन में दिया गया था, है ना? ये क्वेश्चन में दिया गया था कि इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 है। बेटा प्लीज यार, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि रेट जो है वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम दोनों से फर्क पड़ता है उसको।
आप कैसे बोल सकते हैं कि यार टाइम डिक्रीज हो गया तो रेट बढ़ जाएगा? अरे कॉन्सेंट्रेशन पे भी तो फर्क पड़ेगा ना यार, कॉन्सेंट्रेशन भी तो पिक्चर में आएगा ना। मिक्स मत कीजिए यार प्लीज कुछ भी, है ना। अननेसेसरी जो थ्योरी है उसमें कंफ्यूज मत होइए, अल्टीमेटली फोकस कीजिए न्यूमेरिकल्स पे। जो बोल दिया सर ने बोल दिया उसको समझ लो, बिठा लो दिमाग में, ज्यादा मत सोचो उसको लेके, उस स्टेटमेंट को लेके ज्यादा मत सोचो। अपने आप में तुम लोग कंफ्यूज होते रहते हो फिर। बेटा प्लीज, मैं जिस तरह के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बढ़िया ये रहेगा कि आप लोग इस पे फोकस करें, बाकी आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते, यहाँ पे अलाउड नहीं है। गुप्ता 3 - 2x क्यों आया? बेटा ये तो मैं बता ही नहीं सकता, ये मुझे भी नहीं आता एक्चुअली में। अब तो मैंने भी गिव अप मार दिया, मैं नहीं बता सकता ये यही पढ़ा है पूरे 11th में हमने। ये हमने आयनिक में पढ़ा, ये हमने केमिकल में पढ़ा, ये मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा होगा, ये आज फिर से पढ़ा जब मैंने रेट डिफाइन किया। अरे इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका 1x डिसोसिएट होगा, इसका 2 है तो इसका 2x डिसोसिएट होगा, इसका 1 है तो इसका x बनेगा। बेटा ये सब बताने की जरूरत थोड़ी है यार, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। अब रिवाइज नहीं करोगे तो ये सब बातें हर बार नहीं बताई जा सकती है ना, क्योंकि ऑलरेडी लिमिटेड टाइम है 12th में बेटा। मैं वो सब पिछले वाले पे डिस्कस करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा फिर। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका? देखो मतलब भी देखो इसका। ये रहा एक रिएक्शन लिख दिया, इसका ए नोट और इसका बी नोट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे सर? रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे -1/a da/dt, राइट, इज इक्वल टू, रेट लॉ से आपको इतना पता चलेगा, लिखेंगे k a की पावर m इंटू बी की पावर n। m और n ही लिखेंगे ना, स्मॉल ए और स्मॉल बी तो नहीं लिखेंगे, जब तक बोला नहीं है कि सिंपल रिएक्शन है, कैसे लिख सकते हैं? इतना लिखा। एक बात मुझे ध्यान से बताना, इस एक्सप्रेशन में, ये वाली एक्सप्रेशन में जो k है उसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, उसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। हाँ, अगर इसको ध्यान से सुनो, इसको मैं ऐसे लिख दूं -da/dt, ये स्मॉल a को मैं राइट में लेके चले जाऊं तो बनेगा a इंटू के, फिर बनेगा a की पावर m इंटू बी की पावर n। तो बेटा ये बच गया -da/dt। इस दोनों को मिला के बोला जाता है के ए, ये a की पावर m हो गया, b की पावर n हो गया। इस के ए का मतलब है, के ए का मतलब है रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए, ये ए के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट है। और ए के रिस्पेक्ट में जो रेट कांस्टेंट के था वो क्या आया? वो ए इंटू के इक्वल आया सर, ठीक है। ऐसे ही के बी आएगा, बी के रिस्पेक्ट में वो बी इंटू के आएगा। ऐसे ही सी के रिस्पेक्ट में के सी आएगा, वो सी इंटू के आएगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेट कांस्टेंट का मतलब है ए के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में और ओवरऑल। तो ये पता होना चाहिए कि सब में डिफरेंस होता है, सब में डिफरेंस होता है। जो रेट लॉ में लिखा जाता है वो रिएक्शन का होता है, जो रेट लॉ में लिखा गया है वो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, राइट। जो रेट लॉ में के होता है वो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है। उससे आप किसी भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। यार आई थिंक
बात तो आप लोग को समझ ही आ रही है कोई? बेटा हम सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात हम नहीं करेंगे, करना भी नहीं है आप लोगों को। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन है ना, तो पता ही है कि एक ही डायरेक्शन में चलेगा, तो क्या फॉरवर्ड और क्या बैकवर्ड है। कोई डाउट किसी को? ठीक है, यहाँ तक आगे चले। बेटा आगे चला जाए, कुछ तो बोलो। ठीक है, अब देखो हम इस चैप्टर में फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पे ज्यादा जोर देंगे। एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार्ट वहीं से कर देता हूं मैं, और उसके बारे में आज अच्छा खासा पढ़ भी लेंगे हम लोग, टाइम है हमारे पास। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब ध्यान से सुनना मैं कैसे लिख रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कुछ डेरिवेशन होंगे। मैंने लिखा एक रिएक्टेंट ए है, उससे प्रोडक्ट पी बन रहा है, इसका रेट कांस्टेंट के मान लो, और हमें पता है कि उसका यूनिट जो है वो सेकंड इनवर्स होगा, हमें पता है। टी इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन था ए नॉट, और थोड़े टाइम के बाद मैंने देखा कि ए नॉट में से कुछ चला गया यार, ए नॉट में से एक्स चला गया। ठीक है बेटा, अगर स्मॉल ए गिव्स पी होता तो सर स्टार्टिंग में ए नोट होता, बाद में ए नोट में से ए एक्स चले जाता है ना, ये तो पता है ना। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो आएगा उसके हिसाब से लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ऊपर 1 था इसलिए सिर्फ लिखा कि एक्स चला गया और ये एक्स बन जाएगा। ठीक है सर, रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं बेटा ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, पहला अच्छा क्वेश्चन है आज के दिन का, ऐसा लग रहा है मुझे कि सर यहाँ पे क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे 1 आएगा कि नहीं? बेटा कुछ भी आ सकता है, अरे 2 हो सकता है, 3 n 4 5 कुछ भी हो सकता है। इस नंबर का ऑर्डर से कोई रिलेशन ही नहीं है यार, यही तो मैं बता रहा हूँ कब से चिल्ला के। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, उसको इस नंबर से फर्क ही नहीं पड़ता, ये कुछ भी, हाँ एग्जैक्टली, ये तो मॉलिक्युलरिटी बताता है। यहाँ पे हो सकता है कि ऐसा लिख दिया 2a gives p और वो बोल दे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मैं तो एक्सेप्ट कर लूंगा यार, मुझे तो पता है कि कोई गलत बात थोड़ी बोल रहा है, एक्सेप्टेबल है। तो मैंने बहुत सिंपल केस लिया 1 लेके, ये बोलना चाह रहा हूं मैं, तो मैंने बहुत सिंपल केस लिया 1 लेके। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता तो केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता, बट वो भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। मैं बहुत सिंपल केस ले रहा हूँ। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन होगा माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी प्लस ऑफ डी पी बाई डी टी, और इसको क्या लिखेंगे के इंटू, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ए की पावर 1 लिखेंगे। ये क्लियर हो गया? ए की पावर 1 क्यों लिखा? क्योंकि सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सर। तो यार एक सीधी सीधी बात मुझे बताओ कि इन दोनों को देखो सर, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू आया के इंटू ए, ये एक्सप्रेशन पता चल गया, मेरा काम कितना आसान हो गया यार, इंटीग्रेट करना है। बट ध्यान से, माइनस ऑफ डी ए डिवाइड बाई ए को लेफ्ट में लेके आ जाओ और डी टी को राइट में ले जाओ, अब इंटीग्रेट कर दो। टाइम का लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे सर? 0 से टी लगाओगे। फंस गए सर यहाँ पे। ए का मतलब क्या है कि टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0, बेटा ये सिंपल रिएक्शन नहीं है। हाँ, अगर ये सिंपल रिएक्शन होता तो इसका ऑर्डर मोलिकुलरिटी के इक्वल होता, अगर ये सिंपल नहीं है तो ऑर्डर मोलिकुलरिटी अलग अलग होता। तो ये क्वेश्चन बनना भी नहीं चाहिए आप लोगों के माइंड में कि सर ये सिंपल है कि नहीं। अरे कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है यार, सिंपल अगर होता तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, देख के बता देता मैं। बट यहाँ पे उसने बोला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो मैंने मान लिया उसको लेके। अब बाय डिफॉल्ट जो है मॉलिकुलरिटी उसके इक्वल आ रहा है तो मैं बोल दूंगा कि ये सिंपल है। अगर मॉलिकुलरिटी ऑर्डर के इक्वल नहीं आता तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है यार।
वो तो डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते रहिए आप लोग अच्छे से। लिमिट की क्या बात कर रहे हो यहाँ पे, ए नोट टू ए नोट माइनस एक्स। बेटा लिमिट नहीं है वो है ए का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल स्टार्टिंग में ए नोट था, बाद में ए नोट माइनस एक्स ही रह गया। अच्छा आप लिमिट की बात कर रहे हो कि वो क्या लगाना है, हाँ ओके। चलिए टी इक्वल टू 0 पे क्या था कॉन्सेंट्रेशन ए का, ए नोट। टी टी इक्वल टू टी पे क्या आएगा, ए नोट माइनस एक्स आएगा। ध्यान से सुनिएगा, इस ए नोट माइनस एक्स को बोलते ए टी, इसको इन शॉर्ट ए टी भी बोलते हैं। मतलब मैं ऐसा बोलना प्रेफर करूंगा कि यार लिमिट जो है वो ए नोट से ए टी लगा दो। और मेरी बात ध्यान से सुनना, ए टी का मतलब यहां से ये पता चल रहा है, ए टी का मतलब ये होता है कि टाइम टी के बाद में कितना कॉन्सेंट्रेशन बच गया है, कितना डिसोसिएट है वो नहीं है, कितना बच गया है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि यार स्टार्टिंग में 100% था और 20% डिसोसिएट हो गया, तो ए टी कितना होगा, एट, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। 100% था, मान लो 30% डिसोसिएट हो गया, तो ए टी कितना होगा बताइए। 70% होगा कि 70% बचा हुआ है अभी भी। एटी होता है कि टाइम टी के बाद में कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी का इंटीग्रेशन सब लोग जानते हैं, एल एन ए होता है, लिमिट लगाएंगे ए नोट से ए टी, अच्छा माइनस साइन भी था भूलेंगे नहीं उसको, के हो गया, डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, लिमिट 0 से टी लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एल एन ऑफ ए टी बाई ए नोट लिखेंगे, बट क्योंकि माइनस दिया गया है तो वो चेंज हो जाएगा साइन, ए नोट बाई ए टी हो गया इज इक्वल टू के इंटू टी आ गया। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ध्यान से यहाँ पे एल एन लिखा हुआ है, लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 लॉग ऑफ ए नोट बाई ए टी इज इक्वल टू के टी। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन है, याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यार यहाँ से एक बात आपको पता नहीं चल रही क्या, इस एक्सप्रेशन से आपको इतना पता चल रहा होगा ना कि ए नोट बाई ए टी इज इक्वल टू क्या होगा, ए की पावर के टी आएगा इसी एक्सप्रेशन से। एंटी लॉग ले लिया दोनों साइड, तो ए टी इक्वल्स टू क्या, ए टी इक्वल्स टू आप लिख सकते हो ए नोट ए की पावर माइनस के टी लिख सकते हो ना यहाँ से। हाँ ये भी लिख सकते हैं सर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसा लिखा जा सकता है। लिख सकता हूँ क्या, देखो ये बहुत ही सिंपल मैंने केस लिया था। यहाँ पे जो के है वो क्या है, ये जो के है वो क्या है, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। मुझे एक बात बताना, इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ पे के चल रहा है, ये जो एक्सप्रेशन बनाया एल एन ए नोट बाई ए टी इक्वल टू के इंटू टी, अगर अगर क्वेश्चन में यहाँ पे 2a गिव्स p लिखा हुआ रहता तो कहाँ पे फंस जाते आप, सर सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, बस मैं यहाँ पे फंस जाता कि सर ये तो ठीक है, ये तो क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर बोला उसने तो ये तो के की पावर 1 ही रहेगा। सर यहाँ पे -1/2 आता सर, फिर ये जो 2 है ये के साथ मल्टीप्लाई होकर 2k हो जाता सर, और बाकी एक्सप्रेशन सब अच्छा चल रहा होता, के की जगह 2k आ जाता सर। अरे आपको पता है कि 2k क्या होगा, क्या 2k के ए होगा, बिल्कुल वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या 2k जो है वो के ए होगा, मतलब ए के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट। तो बेटा आपके एक्सप्रेशन में के की जगह के ए आ जाता, ये जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं गलती होने के यहाँ पे। वो क्वेश्चन में जानबूझ के पूछेगा तुमसे, वो 2a देके जानबूझ के पूछेगा कि रेट कांस्टेंट बताओ रिएक्शन का, और आपको पता ही एक्सप्रेशन से तो के मिलेगा, उस के से के निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ आई थिंक समझ आ रही बात जो भी मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे आप कि यार
रिएक्टेंट से पहले क्या नंबर दिया गया है, उस नंबर का बड़ा रोल है सर, है ना। तो मैंने तो बाय डिफॉल्ट सिंपल केस लिया, 1 लेके मैंने एक्सप्रेशन बना दिया। अगर मान लो 2 3 4 कुछ भी आता है तो ये मान के चलिए कि जो जिस भी एक्सप्रेशन में के लिखा हुआ है उस एक्सप्रेशन में आप के बिठा देंगे। और हम स्टडी सिर्फ सिंगल सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम को ही करते हैं बेटा। एक ही रिएक्टेंट है सर, एक से ज्यादा रिएक्टेंट वाले केसेस बहुत कम है, बहुत टफ है स्टडी करना हो, इसलिए एक ही रिएक्टेंट लिया मैंने। तो सिंपल सी बात है, ए रिएक्टेंट था तो के लिख देंगे, जहां भी के आएगा के की जगह के लिख देंगे एक्सप्रेशन में। और के में क्या रिलेशन होता है ये आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। 2 एक्सप्रेशन मैंने बताए, एल वाला और ये ए नोट वाला। एक बार फिर से एक्सप्रेशन में लिखूंगा, मैं ए नोट वाला लिख देता हूँ, ए टी इक्वल्स टू ए नोट ई की पावर माइनस के टी, ये एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे। एक बात मुझे बताइए, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बेटा हम पूरे चैप्टर में सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम ही स्टडी करेंगे, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे वो सेकंड ऑर्डर हो, चाहे वो जीरो ऑर्डर हो, क्योंकि आसान है। एक रिएक्टेंट को स्टडी करके रिएक्शन के बारे में बताना आसान है, दोनों रिएक्टेंट को स्टडी करके बताना मुश्किल है। सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम ही स्टडी करेंगे हम लोग। सिंगल रिएक्टेंट मल्टी रिएक्टेंट सिस्टम का ऑर्डर से कोई रिलेशन नहीं है यार, आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में फर्क है, दोनों सेम नहीं है यार। मैंने लिख दिया 2A + 3B, हो सकता है ये भी सिंगल ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो यार। ऐसा एक क्वेश्चन भी तो क्या था जिसमें m का वैल्यू 2 n का वैल्यू -1 आया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आया था। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है, बट इसका मॉलिक्यूलरिटी 5 है। हो सकता है ऐसे लिखा मैंने, A गिव्स B, हो सकता है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो यार। आप बोलोगे सर देख के तो नहीं लग रहा, अरे देख के थोड़ी पता चलता ऑर्डर का यार। हो सकता है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, हो सकता है ऊपर वाला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो। तो पहले तो ये समझो तुम जो मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्डर का मॉलिक्यूलरिटी से कोई रिलेशन ही नहीं है, चाहे सिंगल ऑर्डर हो चाहे मल्टी ऑर्डर हो, चाहे सिंगल रिएक्टेंट हो चाहे मल्टी रिएक्टेंट सिस्टम हो, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर हो सकता है। नहीं आया ना समझ में, कुछ भी उड़ गया होगा। समझ में आया कि नहीं इतना बताओ पहले। ठीक है, आया, बहुत बढ़िया। अब सुनो, एक बढ़िया सी बात बताता हूँ तुम लोगों को। टी 100% मतलब, टी मतलब टाइम, 100% मतलब 100% कंप्लीट होने में। क्या मतलब है यार इसका। सर आपने रिएक्शन ए गिव्स पी लिखा था, टी 100% मतलब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई। रिएक्शन 100% कंप्लीट मतलब जितना रिएक्टेंट लिया था पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। टी 100% का मतलब है टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, राइट। या फिर बोल सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा पूरे रिएक्टेंट को कंज्यूम होने में। वो टी 100% है। टी 75% क्या होगा सर, टी 75% होगा कि 75% रिएक्टेंट कंज्यूम होने में कितना टाइम लगेगा। समझ रहे हैं। देखो बहुत बढ़िया बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। 75% मतलब कि 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। यार अगर रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई है तो ए टी का वैल्यू कितना होगा, ए टी का वैल्यू होगा ए नोट का 25%, ए नोट का 25% ना, मतलब 1/4, मतलब 1/4 ऑफ ए नोट होगा। अगर रिएक्शन 75% कंप्लीट हो चुका है मतलब 25% बचा हुआ है, वही तो 80 होगा। अच्छा 100% के लिए 80 कितना होगा, 0 टेंस टू 0 बोलेंगे बेटा। 50% के लिए क्या होगा, A0/2 होगा। यार एक बार बताइए 10% के लिए क्या होगा 80 का वैल्यू।
एग्जैक्टली 9 ए नॉट बाई 10। अरे बहुत बढ़िया यार, अब तो लोग तुम समझ गए। चलो इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, T50% को मैं T1/2 भी बोल सकता हूँ, T75% को T3/4 भी बोल सकता हूँ, T10% को मैं T1/10 भी बोल सकता हूँ बेटा। मुझे बताओ अगर T1/5 लिखा है, इसका मतलब AT कितना है? एग्जैक्टली 4A/5 है बेटा, 4A0/5 है। अरे अगर T की जगह 1/n लिखा है, इसका मतलब AT पता है कितना है? 1 - 1/n इंटू A0। खत्म हो गई बात। समझ में आ गई बात? हाँ, ये पॉइंट समझ आया पहले तो। ठीक है, आगे। तो पहले तो ये सब समझ में आया, AT का मतलब क्या है, ये सब क्या है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये T50। 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ पूछा जाएगा। हाफ लाइफ मतलब AT इक्वल्स टू A0/T हमेशा। हाफ लाइफ का मतलब कि जो कॉन्सेंट्रेशन बचा है वो पहले का आधा बचा हुआ है, आधा बचा हुआ मतलब आधा कंज्यूम हो गया। तो हाफ लाइफ का मतलब होता है AT इक्वल टू A0/2। अब मेरी बात सुनो, जो एक्सप्रेशन आपको पता था ln ऑफ, एक्सप्रेशन क्या था, A0/AT इज इक्वल्स टू E की पावर, E की पावर नहीं था, ln ऑफ A0/AT इज इक्वल्स टू KT, ये था। अगर आपसे बोल दिया जाए कि हाफ लाइफ निकालिए, तो आप बोलेंगे हाफ लाइफ मतलब AT का वैल्यू A0/2 है, तो इस एक्सप्रेशन में रख दो, बनेगा ln ऑफ A0 डिवाइड बाई AT की जगह रखोगे A0/2 इक्वल्स टू K, T की जगह लिखोगे T हाफ, तो ये बन गया ln2 इक्वल्स टू K इंटू T हाफ। तो T हाफ का एक्सप्रेशन क्या आ गया, वो आ गया ln2/K। तो T हाफ का एक्सप्रेशन बेटा ln2 का वैल्यू होता है 0.693/K आ गया। अरे सर हाफ लाइफ मिला 0.693/K, और K तो कांस्टेंट होता है, K तो कांस्टेंट होता है, इसका मतलब हाफ लाइफ भी कांस्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, मैं बताऊंगा, पहले ध्यान में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है। क्या मतलब है सर इसका? हाँ, फॉर ए गिवन रिएक्शन, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है बेटा कि स्टार्टिंग में मान लो 10 मोल थे ए के, तो हाफ लाइफ मतलब 10 से 5 हो गए। उसके बाद हाफ लाइफ मतलब 5 से 2.5 हो गए। उसके बाद हाफ लाइफ मतलब ये से 1.25 हो गए। उसके बाद हाफ लाइफ मतलब कितना है यार, 1.25/2 हो गया, ऐसे ना। यही तो हाफ लाइफ है, कि जितना है उसका आधा हो जाए। तो अगर 10 से 5 होने में अगर 5 मिनट लग रहा है, 5 मिनट क्या कुछ भी लिख लो, मैं बोल देता हूँ कि मान लो 30 मिनट्स लग रहा है, तो यहाँ पे भी 30 मिनट ही लगेगा, यहाँ पे भी 30 मिनट ही लगेगा, यहाँ पे भी 30 मिनट ही लगेगा। ये मतलब है हाफ लाइफ कांस्टेंट होने का, कि कंसंट्रेशन कहां से भी कहां पे जाए, अगर आधा हो रहा है, इसका मतलब हाफ लाइफ सेम आएगा सब जगह। समझ में आ रही बात? हाफ लाइफ कांस्टेंट होने का मतलब समझ आया? चाहे 10 से 5 हो, चाहे 5 से 2.5, चाहे 2.5 से 1.25, हाफ लाइफ 30 मिनट्स ही रहेगा। एक और बात मुझे बताइए, ln ऑफ A0/AT मैंने बोला इज इक्वल्स टू, मैं बोल रहा था कि K इंटू T होता है। मुझे बताओ कि क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि रिएक्शन 30% कंप्लीट हो चुकी है, तो AT कितना होगा, AT होगा 70% ऑफ A0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, A0, ठीक है, AT की जगह आप क्या लिखोगे, 70% ऑफ A0 लिखोगे इक्वल टू KT लिखोगे। तो A0 से A0, 70% को क्या लिखोगे बेटा, 70% इज नथिंग बट 10/7 या 100/70 इक्वल टू K इंटू T। ऐसे सोल्व करेंगे इसको,
मैं तो तरीका बता रहा हूँ कि परसेंटेज के टर्म में दिया गया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे सॉल्व करेंगे। और अगर के दिया गया है तो काम हो जाएगा, टी निकल जाएगा हमसे, है ना। मतलब परसेंटेज के टर्म में मैं एक ऐसा एक्सप्रेशन बना सकता हूँ, के टी इज इक्वल्स टू ln ऑफ 1 डिवाइड बाय, सॉरी 1 नहीं 100 डिवाइड बाय 100 माइनस अल्फा, ऐसे बना सकता हूँ। अल्फा मतलब ये कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है, ऐसा लिखना ठीक है क्या? हाँ सही है। तो 30% कंप्लीट हो रहा था तो यहाँ पे 30% लिख दो, वही एक्सप्रेशन बन जाएगा ऊपर वाला, अगर परसेंटेज के टर्म में दिया गया है तो। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में दिया गया है तो 100 नहीं लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का लिमिट तो 0 से 1 होता है ना, तो 1 लिखेंगे। कुछ आ ही नहीं रहा समझ में, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, है ना। अच्छी बात है, समझ आ रहा है तो हाफ लाइफ का मीनिंग समझना जरूरी है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला 0.693/k, एक बार फिर से बता दूं, हाफ लाइफ जो है वो 0.693/k a होगा। एक्चुअली में के ए आना चाहिए, बट मैंने के ही लिखा क्योंकि मैंने जो रिएक्शन लिखा था उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही था, इसलिए के लिखा। अगर क्वेश्चन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ और होता तो फॉर्मूले चेंज होंगे बेटा। एक बात मुझे बता दो, बस मैं ये जानना चाहता हूं कि टी 100% का, टी 100% लिखा है, उसका वैल्यू कितना होगा बेटा? बहुत बढ़िया, किसी ने बोला इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब रिएक्शन को 100% कंप्लीट होने में इन्फिनिटी टाइम लगेगा, और क्योंकि इन्फिनिटी डिफाइन नहीं है, इसका मतलब आप बोलोगे कि रिएक्शन कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। ये बहुत बढ़िया पॉइंट पता चला कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कुछ ना कुछ रिएक्टेंट बच ही जाएगा, वो पूरा कंज्यूम होगा ही नहीं। चलिए कुछ ग्राफ की बात करते हैं। जैसे आपको ये पता है AT इक्वल टू A नोट e की पावर माइनस KT, ये मैंने बताया था। तो अगर आपको ग्राफ बनाया जाए AT वर्सेस टाइम के बीच में, तो एक्सपोनेंशियली ग्राफ ऐसा आएगा। तो साफ पता चल रहा है कि ये कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ना, कभी टच नहीं करेगा ना यार, कभी टच नहीं करेगा एक्स वाले एक्सिस को। इसका मतलब AT कभी जीरो हो ही नहीं सकता। अगर AT जीरो नहीं होगा मतलब कभी रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा। ये ग्राफ हो गया इसका। मान लो आपसे ग्राफ पूछा जाए log AT वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ, तो क्या करेंगे? एक्सप्रेशन यूज करेंगे। log ऑफ पता ही है, A नोट बाई AT वाला इज इक्वल्स टू क्या आएगा, K इंटू टी डिवाइड बाई 2.303, ये एक्सप्रेशन आएगा। इसको लिखेंगे log ऑफ A नोट माइनस log ऑफ AT इज इक्वल्स टू लिखेंगे KT डिवाइड बाई 2.303। ऐसे ही बनाएंगे, इसको बोल देंगे y बोल देंगे, इसको x बोल देंगे, तो y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का एक्सप्रेशन बन जाएगा। ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनेगा तो कुछ ऐसा आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। स्लोप क्या हो गया उसका? स्लोप साफ पता चल रहा है कि माइनस के डिवाइड बाई 2.303 आएगा। इंटरसेप्ट क्या आएगा? इंटरसेप्ट आएगा log ऑफ A नोट आएगा। ऐसे ग्राफ पूछे जा सकते हैं यार, वो आप कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, मुझे मालूम है। कर लोगे? एक और पॉइंट है, रुको थोड़ा, आ ही गए हैं तो इस बारे में बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ भी पूछता है कभी कभी। देखो रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, K इंटू ए।
जिस भी टाइम पे रेट पूछा है उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन मतलब 80, तो k इंटू 80 का वैल्यू होता है a नॉट e की पावर माइनस KT। तो रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ जो आएगा वो भी सर एक्सपोनेंशियली आ रहा है, तो वो भी ऐसा ही आएगा। टच कर दिया मैंने गलती से, टच नहीं होगा, एक्सपोनेंशियली आएगा। यही है, ऐसा ही ग्राफ आएगा, ऐसे ही समझना है हमें। समझ आ रही बातें? हाँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल आपको मैं बता दूं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, याद रखेंगे इसे, याद रखेंगे, बाकी बातें करते रहेंगे हम लोग। एक्चुअली क्या अभी कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं पढ़ा है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लिया होता तो एक अच्छा कंपैरिजन आता है, उसको स्टडी करता मैं। अभी नहीं बता सकता आप लोगों को, इतना आपको समझ में आ गया। एक बात मुझे बताओ, क्या मैं T3/4 को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, T3/4 मतलब 70% कंप्लीट होना, क्या 70% कंप्लीट होने को ऐसा बोल सकते हैं कि यार पहले 100% था, 50% बच गया, 25% बच गया, तो क्या ये भी हाफ लाइफ है, ये भी हाफ लाइफ है, यहां से यहां तक 75% है, इसका मतलब T3/4 इज नथिंग बट 2 इंटू टी हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ के इक्वल है। क्या ऐसा बोलना ठीक है? यस। हाँ, ये बोलना ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो 2 T हाफ मतलब 0.693/K, हो गया कम, है ना? चलिए जो भी है ऐसा डिस्कशन करते रहेंगे नेक्स्ट क्लास तक। अच्छा खासा पढ़ लिया हमने आज। हम कोई भी कंक्लूड नहीं करेगा, पहली बात तो ये, जब तक जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं पढ़ते तब तक कंक्लूजन पे नहीं जाएंगे, ठीक है? और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्योंकि पढ़ चुके हो तो उसके क्वेश्चन आप बना सकते हो मॉड्यूल से। कुछ क्वेश्चन है ऑर्डर निकालने के, मैं आपको भेजता हूँ ग्रुप में, ठीक है? गौरंग कहाँ पे भेजा डाउट, मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा ठीक है, जीओसी वाले ना, हाँ बेटा वो मैं भेजता हूँ। आज मैं लेक्चर से फ्री होऊंगा तब भेज पाऊंगा, लेक्चर से फ्री में आफ्टर 4 o'clock होऊंगा, ठीक है? तो उसके बाद भेज पाऊंगा, है ना? हाँ बेटा, ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें रेट टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। अच्छा एक बढ़िया बात आप लोगों ने बोल खुद ही बता दी, डिक्रीज। अच्छा इसका स्लोप टाइम के साथ क्या हो रहा है बेटा? स्टार्टिंग में स्लोप पॉजिटिव है, नहीं नेगेटिव है, बट स्लोप जो है धीरे धीरे जीरो की तरफ जा रहा है ना? स्लोप डिक्रीज हो रहा है यार, स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब रेट डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्लोप ही तो रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या देगा, उसका स्लोप क्या देगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम देगा, मतलब रेट देगा। तो बेटा रेट जो है इसका स्लोप ऐसा है, बाद में ऐसा है, बाद में ऐसा है, धीरे 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 स्लोप एकदम हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, मतलब स्लोप डिक्रीज हो रहा है सर, स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब सर रेट भी डिक्रीज हो रहा है, राइट? खत्म करते हैं डिस्कशन यहीं पे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके?
चलिए बाय बेटा।